स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग एक बार फिर से बीपीएससी पीआरटी प्रिपरेशन को लेकर के हाजिर हैं। और आज का क्लास साइंस के ऊपर होगा। साइंस के हमारे 4 क्लासेस पहले ही आ चुके हैं और आज हमारा 5वां क्लास होगा। और एक बार फिर से हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और इसी कड़ी में आपके स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 121। 30 चौके 20 से 4 क्लास आ चुके हैं और आज 5वां क्लास है। तो माचिस की तीलियों पर लगा रसायन कौन सा होता है, ये पहला सवाल है। और यह सवाल आपके क्लास 8 के साइंस बुक से लिया गया सवाल है। पहले ही लेसन से यह सवाल लिया गया है और उस टॉपिक का नाम है माचिस की कहानी। तो माचिस की कहानी के अंदर इसका जिक्र किया गया है और माचिस के निर्माण को लेकर के उसमें बातें बताई गई हैं। और वहीं से इस सवाल को तैयार किया गया है कि माचिस की जो तीलियां होती हैं उस पे जो लगा रसायन होता है वो कौन सा होता है। तो हम सभी लोगों ने देखा है कि माचिस की तीली के ऊपर आगे सिरे में एक केमिकल का लेप लगा होता है और इस माचिस की तीली को जब माचिस की पट्टी पर रगड़ा जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि माचिस की पट्टी के ऊपर भी एक केमिकल लगा होता है ना। इस तरह से माचिस की पट्टी के ऊपर भी केमिकल लगा होता है। और जब इस तीली को इस पट्टी के ऊपर रगड़ा जाता है, घर्षण कराया जाता है, तब इसमें लगा हुआ रसायन आग पकड़ लेता है। तो ये जो रसायन लगा हुआ है ये क्या है, यही सवाल है। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट इस तीली के ऊपर लगा हुआ रहता है और इस पट्टी के ऊपर लाल फास्फोरस और सल्फर का मसाला लगा होता है। ठीक है, लाल फास्फोरस और सल्फर माचिस की डिब्बी की पट्टी के ऊपर रहता है और माचिस की तीली के ऊपर पोटेशियम क्लोरेट का लेप लगा होता है। और माचिस की कहानी में एक चीज़ याद रखना है कि अभी जो माचिस हम लोग देख रहे हैं, डिब्बी वाली माचिस, इस माचिस को कब और किसने बनाया था। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी बन जाता है। तो याद रखेंगे कि 1855 ईस्वी में स्वीडन के एक वैज्ञानिक जिनका नाम कार्ल लुंडस्टान था, कार्ल लुंडस्टान, इन्होंने 1855 ईस्वी में लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हुए माचिस की डिब्बी को बनाया, यानी कि माचिस का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेंगे। फसल उत्पादन की सबसे पहली प्रक्रिया, फर्स्ट स्टेज ऑफ कल्टीवेशन क्या है। मिट्टी तैयार करना यानी कि जुताई करना, बीजों का चयन करना, बुआई करना, गहाई करना, या फिर 5वां ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन ही सही है। जब भी हम लोग अगर खेती करने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, खेत को तैयार करेंगे, यानी कि मिट्टी को तैयार करेंगे, उसमें हम लोग खेत की जुताई करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अगला सवाल है मैरिनो वूल। मैरिनो वूल जो है ना, एक विशेष प्रकार की ऊन की किस्म है जो एक सर्वोत्तम ऊन के श्रेणी में आता है। तो बताना है कि मैरिनो वूल का उत्पादन कहाँ होता था। तो यह जो है स्पेन में उत्पादन इसका होता था। ठीक है, स्पेन में, याद रखेंगे। अगला सवाल है, इनमें से कौन एक असंपर्क बल है। असंपर्क बल यानी कि जब दो वस्तुओं के बीच के सतहों में संपर्क ना हो। ठीक है, तो सतहों के बीच संपर्क नहीं होगा, वहाँ पे बल आरोपित हो जाए तो उसको असंपर्क बल कहेंगे। और वो खिंचाव नहीं होगा, धक्का नहीं होगा, चुंबकीय होगा, घर्षण भी नहीं होगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन केवल सही है हमारा कि वह चुंबकीय बल असंपर्क बल का उदाहरण है। अगला सवाल, पाव रोटी के स्पंजी होने का कारण क्या है। पाव रोटी या फिर ब्रेड आप ले लीजिए, उसमें देखिएगा बहुत सारे छिद्र नज़र आते हैं। तो इन छिद्रों के पीछे का कारण क्या है, इसके ऊपर हम लोगों ने पहले क्लास में भी डिस्कशन किया था, याद होगा आप लोगों को। ईस्ट के टॉपिक पे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जब ब्रेड या इडली बनाने के लिए हम लोग घोल तैयार करते हैं, ब्रेड के लिए मैदे का घोल तैयार किया जाता है और इडली के लिए चावल का घोल तैयार किया जाता है। ठीक है, चावल का आटा होता है, तो उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर मिला दिया जाता है और ये थोड़ा सा जो ईस्ट पाउडर है
उसके मिलाने के बाद उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनकी कोशिकाओं में जब शोषण होता है तो शोषण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि उससे बुलबुले निकलते हैं और वही जो है उसको स्पंजी बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा, ईस्ट के शोषण के कारण उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला सवाल लेंगे। तरल पदार्थ सभी दिशाओं में एक समान दाब आरोपित करते हैं। अगर आप किसी बाल्टी में या किसी बोतल में पानी भर देते हैं तो वह पानी दीवार की सारी सतहों के बीच एक समान दबाव आरोपित कर रहे हैं। ठीक है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये सवाल है। तो यह सिद्धांत ब्लेज पास्कल ने प्रतिपादित किया था। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, ब्लेज पास्कल। और ये दाब वाले चैप्टर से लिया गया सवाल है, ब्लेज पास्कल। और दाब का मात्रक भी पास्कल होता है, इन्हीं के नाम पर जो है ना दाब का मात्रक भी पास्कल रखा गया है। चलिए अगला सवाल है। आसुत जल और कॉपर सल्फेट के विलयन में जब सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया जाता है तो विलयन की चालकता क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, उदासीन हो जाएगी या फिर अस्थायी रूप से घट जाएगी, या फिर पांचवा ऑप्शन आप लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आसुत जल और कॉपर सल्फेट के विलयन में जब सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाएगा, जब भी अम्ल को मिलाया जाएगा तो विलयन की चालकता हमेशा बढ़ जाती है। ठीक है, हमेशा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, याद रखिएगा, बढ़ जाती है। अगला सवाल है। संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है? संकटापन्न प्रजातियों का मतलब वैसे जीव जंतुओं से है जो विलुप्त प्राय जंतु की श्रेणी में आ चुके हैं, जिनकी जनसंख्या पृथ्वी पर बहुत कम रह गई है। तो ऐसे जीव जंतुओं को रेड डेटा बुक में रिकॉर्ड करके रखा जाता है और इनकी जनसंख्या के ऊपर सरकारें एवं अन्य जो प्रशासनिक विभाग हैं वो नज़र बनाए रखती हैं और उसके ऊपर काम किया जाता है। जैसे कि हमारे इंडिया में बाघों की जनसंख्या बहुत कम हो गई थी, उसके ऊपर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया है ना, तो अब जाकर के बाघों की संख्या में कुछ सुधार हुआ है। तो इस प्रकार से रेड डेटा बुक वह एक कह सकते हैं रिकॉर्ड बुक है जिसमें संकटापन्न प्रजातियों की रिकॉर्ड को रखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, रेड डेटा बुक। अगला सवाल है। इनमें से किसमें मुकुलन प्रविधि द्वारा प्रजनन होता है? मुकुलन में देखिए, मुकुलन जो है ना वो एक जीव का शरीर ही जब वृद्धि करता है और वृद्धि करने के बाद उसका वह भाग जो है स्वतंत्र रूप से फिर नया जीव बन जाता है ना। और यह मुख्य रूप से आपका हाइड्रा में होता है, आपका ईस्ट में होता है। ठीक है, तो हाइड्रा और ईस्ट यहाँ पर दोनों ही सही होंगे। तो वैसी स्थिति में हम लोग पांचवा ऑप्शन को चूज करेंगे, एक से अधिक वाला, कि हाइड्रा और ईस्ट ये दोनों ही क्या हैं, यहाँ पे सही हैं। इन दोनों में मुकुलन प्रविधि द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पांचवा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला सवाल है। इनमें से किस पदार्थ में अम्ल नहीं पाया जाता है? ठीक है, अम्ल नहीं पाया जाता है। तो दही, देखिए अम्ल कैसे हम पता करेंगे कि अम्ल पाया जाएगा या फिर नहीं पाया जाएगा? तो अम्ल की जो प्रकृति है वह स्वाद में खट्टी होती है। ठीक है, तो जब हम लोग इन पदार्थों का टेस्ट समझ लेंगे, चूँकि ये पदार्थ जो है वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए पदार्थ हैं और हमें इनका टेस्ट मालूम है। दही खट्टा होता है, अचार खट्टा होता है, नींबू भी खट्टी होती है, लेकिन साबुन खट्टी नहीं हो, साबुन जो है वो खट्टा नहीं होता है। ये साबुन जो है वो क्षारीय है। ठीक है, साबुन क्या है? क्षारीय है, बाकी सभी अम्लीय हैं। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा साबुन। अगला सवाल है। इनमें से किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन नहीं होता? ऊर्ध्वपातन दैट मीन्स सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन में जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, ठीक है, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे गर्म करने वाला, और इसको अगर एक नली से जोड़ दिया जाए, गैस घट से जोड़ दिया जाए, जब हम इस पदार्थ को गर्म करेंगे तो यह गैसीय अवस्था में परिवर्तित होगी। ठीक है, सीधे सीधे ऊर्ध्वपातन की स्थिति में सीधे सीधे यह गैस में परिवर्तित हो जाएगी और यह गैस के माध्यम से गैस घट में आकर के जमा हो जाएगी। और फिर जब हम इस गैसीय अवस्था को वापस से ठंडा करेंगे तो फिर बिना द्रव अवस्था में आए ये सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है
जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वो बिना पिघले गैस में सीधे परिवर्तित हो जाए, और फिर उस गैसीय अवस्था को जब ठंडा करेंगे, जब संघनित करेंगे, तो फिर बिना द्रव अवस्था में आए वो सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाए। तो ऐसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और ऊर्ध्वपातन जो पाया जाता है, कपूर में पाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड में पाया जाता है, आयोडीन में भी पाया जाता है, लेकिन सल्फर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सल्फर यानी कि गंधक। गंधक को जब आप गर्म कीजिएगा तो यह पिघल जाएगा, पहले पिघलेगा उसके बाद भाप में बदलेगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक यौगिक नहीं है? ठीक है, यौगिक नहीं है। चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा भी आपका सोडियम कार्बोनेट कहलाता है Na2CO3, भखरा चूना CaO, और पीतल, पीतल जो है वो आपका यौगिक नहीं है, पीतल आपका मिश्रण हो जाता है, मिश्र धातु है ये। ठीक है, तो चलिए आपको कमेंट करके बताना है कि पीतल किसका मिश्र धातु होता है, यानी कि किन किन धातुओं को मिलाने के बाद पीतल बनता है। ठीक है, अगला सवाल है, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? श्वसन की प्रक्रिया पौधों में किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्तियों में, प्रत्येक भाग में, यहाँ पे प्रत्येक है, या फिर पांचवा ऑप्शन? तो यहाँ देखिए प्रत्येक भाग यहाँ चौथे ऑप्शन में ही आ गया, तो यानी कि सभी भाग जो हैं, जड़, तना, पत्तियाँ, ये प्रत्येक भाग सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल पत्तियों में ही श्वसन होता है, श्वसन की क्रिया जो है पेड़ के सभी भाग में होती है। अगला सवाल है कि कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती हैं? ठीक है, पौधों में वो जो पादप हार्मोन होता है, वहाँ से सवाल लिया गया है, पादप हार्मोन में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पत्तियों को लंबे समय तक हरी और ताज़ी बनाए रखता है? तो वो साइटोकाइनिन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, साइटोकाइनिन। अगला सवाल है, दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अभी देखिए, वैसे तो ये क्लास 10 का सवाल हो जाता है, ठीक है, 10th का ये सवाल हो जाता है, लेकिन क्लास 9 में भी प्रकाश वाले चैप्टर में ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया है इसको, और क्लास 8 और 10 का सिलेबस लगभग सेम है। हाँ, क्लास 10 में ज़्यादा विस्तार है, ज़्यादा व्यापक रूप से हमें पढ़ने को मिलता है, तो वहाँ चीज़ें और ज़्यादा हैं। वहाँ जब हम लोग क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो वो और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव वहाँ बनेंगे। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। तो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। दूर दृष्टि दोष का उपचार जो है उत्तल लेंस से होता है, निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से होता है, जरा दृष्टि दोष का उपचार जो है वो बाइफोकल लेंस से होता है। बाइफोकल लेंस ऐसे चश्मे होते हैं जिसमें आधे भाग में उत्तल लेंस और आधे भाग में अवतल लेंस लगा होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों दृष्टि दोष आप लोगों को याद रखने हैं। यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, अच्छा, दूर दृष्टि दोष होता क्या है? तो दूर दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष में निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस किसने बनाई थी? अब इस सवाल को हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। कार्ल लुंडस्टाइन, यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगला सवाल लेंगे, इनमें से कौन एक उर्वरक नहीं है? उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर कौन नहीं है? वर्मी कंपोस्ट, यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटास। तो देखिए फर्टिलाइजर्स यानी कि जो केमिकल से बने होते हैं वो फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। तो आपका यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटास ये तीनों ही उर्वरक की श्रेणी में आएंगे, जबकि वर्मी कंपोस्ट जो है वो खाद की श्रेणी में आ जाएगा। ये वर्मी कंपोस्ट जो है वो ऑर्गेनिक खाद की श्रेणी में आ जाएगा। वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुआ वाला खाद। अगला सवाल है, इनमें से कौन कृत्रिम रेशम है? कृत्रिम, आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, कृत्रिम रेशम, नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर। तो देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर 2 है रेयॉन।
रेयॉन जो है वो कृत्रिम रेशम होता है और इसका पहला कारखाना 1946 में केरल में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1946 में केरल में स्थापित किया गया था और यह जो है पूरी तरह से संश्लेषित रेशा नहीं होता है। इसमें कुछ भाग जो है वो प्राकृतिक होते हैं और कुछ भाग जो है वो केमिकल्स होते हैं। पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा यानी कि पूरी तरह से कृत्रिम रेशा जो है वो है नायलॉन और सर्वाधिक मजबूत रेशा भी नायलॉन है। ठीक है, अगला सवाल है कि सर्पी घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल की अपेक्षा क्या होता है? कम, अधिक, बराबर, दुगना या फिर पांचवा ऑप्शन होगा। तो देखिए, सर्पी घर्षण बल यानी कि जो घर्षण चलने के समय उत्पन्न हो और स्थैतिक घर्षण बल यानी कि जब वस्तु स्थित है। अगर मान लीजिए कि लकड़ी का एक बड़ा सा बॉक्स है और वो कहीं पे रखा हुआ है और उसका जो घर्षण होगा, घर्षण बल का मान होगा और एक वैसी स्थिति होगी जब कोई वस्तु लुढ़कती हुई जा रही है, तो उन दोनों वस्तुओं में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो स्थैतिक घर्षण बल जो है इसका मान इसकी अपेक्षा अधिक होगा, है ना। तो ये सवाल क्या कर रहा है कि सर्पी घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि किण्वन की प्रक्रिया के कारण कौन सा उत्पाद बनता है? किण्वन की प्रक्रिया के ऊपर हम लोगों ने क्लास 1 में भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एल्कोहल का निर्माण होता है किण्वन की प्रक्रिया के कारण। अगला सवाल है इनमें से कौन एक प्राथमिक ईंधन नहीं है? प्राथमिक ईंधन, ईंधन के दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन। प्राथमिक ईंधन यानी कि सीधे सीधे हम प्रकृति से ले रहे हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग ईंधन के तौर पर कर रहे हैं, जैसे कि लकड़ी है, कोयला है। ठीक है, ये सारे जो है वो क्या है? प्राथमिक ईंधन है। वहीं जब हम उसका फॉर्मेट बदल देते हैं, उसका स्वरूप बदल देते हैं, जो प्राथमिक ईंधन है उसका स्वरूप बदल करके फिर उसका इस्तेमाल हम लोग अपने ईंधन के लिए करते हैं। जैसे लकड़ी का चारकोल बनाया जाता है। ठीक है, कोयले को भी कोयले में बहुत सारा जो है अशुद्धि होता है, तो उसको भी जला करके उसको दूर किया जाता है और फिर उसको पका हुआ कोयला कहते हैं, वह कोक भी कहलाता है, तो वह भी द्वितीयक ईंधन हो जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम जो है वो आपका प्राथमिक ईंधन होता है, सीधे सीधे जो खनिज तेल प्राप्त हो रहा है धरती के अंदर से या फिर समुद्र के अंदर से, और फिर हम उसका प्रभाजी आसवन करके पेट्रोल बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं, डीजल बनाते हैं। ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब द्वितीयक ईंधन की श्रेणी में चले जाएंगे। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ईंधन नहीं है? लकड़ी प्राथमिक ईंधन है, पेट्रोलियम भी प्राकृतिक ईंधन है और कोयला भी प्राकृतिक ईंधन है, जबकि चारकोल जो है वो लकड़ी को जला करके फिर चारकोल तैयार किया जाता है, तो ये प्राथमिक ईंधन नहीं है। चारकोल हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि लोहे की वस्तुओं पर जंग एवं खरोंच से बचाव के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा लोहे के बने हुए बहुत सारी वस्तुएं, जैसे कि दरवाजे में लगाई जाने वाली चिटकिनी, साइकिल का जो रिम होता है। ठीक है, साइकिल का रिम पूरी तरह से गोल बना देते हैं। चलिए, साइकिल का रिम, तो इसके ऊपर जो है कौन से, यहाँ जो ऑप्शंस हैं, कौन सी धातु का विद्युत लेपन किया जाता है कि इस पर जंग ना लगे? तो वो सही आंसर है क्रोमियम। क्रोमियम का लेपन किया जाता है जिससे कि वो जो है लोहे की जो वस्तु है उसके ऊपर जल्दी खरोंच भी नहीं लगती है और उस पर जंग भी नहीं लगता है। अगर यह क्रोमियम की परत हट जाए तो फिर इसमें जंग लग जाता है। जैसे साइकिल की जो रिम जो है वो पुरानी हो जाती है, तो यह जो ऊपर की परत है यह हट जाती है, इसके बाद इसमें भी जंग लग जाता है। अगला सवाल है दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था और कब किया था? 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है जीवों में निरंतरता के लिए क्या आवश्यक है? यानी कि कंटिन्यूटी इन क्रिएचर्स, जितने भी जीव हैं उनको अपनी संतति बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम आवश्यक होता है? पाचन, श्वसन, प्रजनन, संचरण या फिर पांचवा ऑप्शन लेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, प्रजनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन
वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जीवों में निरंतरता बनी रहती है। प्रत्येक जीव अपनी संतति को बनाए रखता है, अपनी संतान की उत्पत्ति को आगे जारी रखता है प्रजनन के माध्यम से। अगला सवाल है, फ्यूज का गलनांक डैश और प्रतिरोध डैश होता है। फ्यूज की जब बात करेंगे तो फ्यूज आप सभी लोगों ने देखा होगा, आपके विद्युत बोर्ड में फ्यूज लगा होगा और फ्यूज में जो तार लगी होती है उसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। और यही वजह है कि जब अधिक वोल्टेज अचानक से बाई चांस कभी कभी अत्यधिक वोल्टेज अगर परिपथ में आ जाती है तो यह जो फ्यूज होता है, इस फ्यूज में जो तार लगा होता है वह टीन और किसका मिश्रण होता है, अब पूरी तरह से अभी याद नहीं आ रहा है, टीन और कांच का शायद मिश्रण होता है। और जब अत्यधिक वोल्टेज वाला विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होता है तो इसका गलनांक कम होने के कारण यह तुरंत जल जाता है। ठीक है, जल जाता है और यह जल करके टूट जाता है और टूटने के बाद फिर इससे जो आगे परिपथ गया है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है और आगे जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है वो सब सुरक्षित रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखेंगे, फ्यूज का गलनांक जो है वो कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा और इस नए पदार्थ से भी वापस उसके अवयवी पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लोहे में जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। जल का जमना आपका भौतिक परिवर्तन है और यही सही आंसर हमारा होगा। कोयले का जलना, तो जलना जब भी है तो वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रासायनिक परिवर्तन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। देखिए, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये तो असत्य कथन है। इसमें ऊष्मा परिवर्तन आवश्यक नहीं है, ये भी असत्य कथन है। इसमें ऊष्मा परिवर्तन अवश्य होता है, ये सही है। यह उत्क्रमणीय होता है, नहीं, ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। इसमें ऊष्मा परिवर्तन अवश्य होता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो या तो ऊष्माक्षेपी होता है या ऊष्माशोषी होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, रक्त क्या है। तो देखिए, रक्त यानी कि खून, हमारा ब्लड जो है वह तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है और ब्लड से संबंधित कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। आपके ब्लड ग्रुप से लेकर के सवाल बन सकता है, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए बी ओ 4 मुख्य प्रकार हैं। फिर इसमें प्लस माइनस कर दीजिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है क्या कहलाता है। तो देखिए, मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है वह क्रेनियम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, क्रेनियम कहलाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। और आज के सेशन का आखिरी सवाल हमारे सामने आ चुका है। आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट करके हमें बताइएगा और अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कीजिए क्लास को, ताकि उन सभी को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित हो जाता है वह कौन सा है। तो वर्ण विक्षेपण की घटना आप लोगों को इसमें याद रखनी है। प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह विचलित हो जाती है और इस प्रकार से स्पेक्ट्रम का निर्माण करती है ना। थोड़ा सा एक बार फिर से बना लेते हैं इस चित्र को ताकि अच्छे से इसको याद रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7 रंगों में ये बट जाता है, विभक्त हो जाता है। और ये 7 रंग कौन कौन से हैं उसको याद रखने के लिए
एक ट्रिक है VIBGYOR, विबग्योर याद रखना है, ठीक है, विबग्योर। यानी कि V से हो गया आपका वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे अधिक विचलित होने वाला वर्ण कौन सा है? वायलेट है, यानी कि बैगनी है, ठीक है। सबसे नीचे कौन चला गया? बैगनी। और सबसे कम विचलित कौन हुआ? रेड। इसलिए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण लाल रंग का इस्तेमाल खतरे के चिन्ह के रूप में किया जाता है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी, है ना। चलिए, तो आज का क्लास हमारा होता है यहाँ पे संपन्न। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।